करता है आगे बढ़ने के लिए, गलतियां सुधारने के लिए। लेकिन इतना आसान कहाँ होता है। फिर भी अगर आप इस इंप्रूवमेंट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं या ना भी रहते हैं, तो भी ये समरी आपको पक्के से सुननी चाहिए। फिर चाहे आप म्यूजिशियन हो, एथलीट हो, टीचर हो, कोच हो, ये समरी आपको सिखाएगी कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि समरी में एग्जाम्पल और कहानियां हैं बहुत सारी, जो कुछ लोगों की जिंदगी के ऐसे सफर पर आपको ले जाएगी जिन्होंने कामयाब होने के शानदार तरीके खोजे। ये समरी आपको अपने फैसलों पर सोचने और करियर को आगे बढ़ाने के लिए, नई स्ट्रेटेजी और स्किल्स को डेवलप करने के लिए इंस्पायर भी करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूबी पारेख और मैं हूं एक गीगलर। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक समरी को, जिसे बनाया है ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ यानी कि गीगल ने। गीगल पर आप हमेशा की तरह समरीज को पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और अगर आपको समरी पसंद आई हो, आपको उससे कुछ मिला हो, तो लगे हाथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं इस समरी को, जिसका नाम है रेंज, व्हाई जर्नलिस्ट ट्रायम्फ इन अ स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड, जिसे लिखा है डेविड एप्स्टीन ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मिलेगी बहुत सारी कहानियां। तो आइए सबसे पहले कहानी पर फोकस करते हैं। द कल्ट ऑफ द हेड स्टार्ट, यानी कि लाज़लो पॉलगर का जन्म हंगरी के एक छोटे से शहर में हुआ था। एक दर्दनाक दुर्घटना ने उसकी पूरी फैमिली का सफाया कर दिया था। उस हादसे की वजह से लाज़लो ने अपनी खुद की फैमिली शुरू करने का डिसीजन लिया। लाज़लो की माँ की सहेली की एक बेटी थी, क्लारा। जब भी दोनों मिले तो लाज़लो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचने लगा। उसने पहली मुलाकात में क्लारा से कहा कि वो 6 बच्चे चाहता है और वो उनकी बहुत अच्छे से देखभाल भी करेगा। जब क्लारा घर गई तो उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो एक इंटरेस्टिंग शख्स से मिली, लेकिन उसके मन में लाज़लो से शादी करने का ख्याल तक नहीं आया। पहली मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिखते रहे। आखिर में दोनों ने शादी कर ली और बुडापेस्ट चले गए। 1969 में उनकी बेटी सूजन का जन्म हुआ। लाज़लो ने सूजन की हॉबी के लिए चेस का गेम चुना। ये वहाँ के कल्चर में पॉपुलर था और सूजन ने भी चेस चैंपियन बनने का डिसीजन लिया था। उसने 8 महीने तक ट्रेनिंग ली, जिसके बाद लाज़लो उसे मर्दों के चेस क्लब में ले गए। लाज़लो ने अपनी 4 साल की बेटी को एक बूढ़े शख्स के खिलाफ खेलने के लिए चैलेंज किया, जिसे उसने हरा दिया। सूजन की पढ़ाई घर पर ही यानी होम स्कूल में होती थी और उसका ज्यादातर टाइम चेस सीखने में जाता था। तब तक उसकी छोटी बहन सोफिया का भी जन्म हो चुका था। जब भी लाज़लो अपनी बेटियों को कुछ सिखाते, लाज़लो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए कोच रखते थे। 17 साल की उम्र में सूजन मेंस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली लड़की बनी। हालांकि सूजन को गेम में भाग लेने की परमिशन नहीं मिली थी। 1988 में हंगरी की विमेंस चेस ओलंपियाड में 4 लड़कियां शामिल थी। उनमें से 3 बहनें थी, सोफिया, सूजन और जूडिथ, जो कि उस टाइम सिर्फ 12 साल की थी। इसके बाद सूजन ग्रैंड मास्टर का स्टेटस हासिल करने वाली पहली लड़की बनी। लाज़लो का एक्सपेरिमेंट काम कर गया था। लाज़लो का मानना था कि अगर सभी को कम उम्र से ही अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो हम कैंसर और एड्स का भी इलाज ढूंढ सकते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक टीवी ने एक बार सूजन का टेस्ट लिया। चेस बोर्ड के डायग्राम वाला एक ट्रक उनके सामने से गुजरा। सूजन को उसे देखने और उसे हूबहू बनाने के लिए कहा गया, जिसे सूजन ने बखूबी कर दिखाया। जब ग्रैंड मास्टर्स को ऐसा करने के लिए कहा गया तो उन्होंने सिर्फ 3 सेकंड के लिए पिक्चर को देखने के बाद बोर्ड को कॉपी कर दिया था। मास्टर लेवल के खिलाड़ी उसे आधा ही बना पाए और सिटी लेवल के खिलाड़ी बोर्ड को सही ढंग से बनाने में नाकामयाब हुए थे। सूजन की तरह ग्रैंड मास्टर्स के पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी, तो फिर से ये टेस्ट दोहराया गया, लेकिन इस बार पीस को रैंडम ढंग से रखा गया था। हालांकि इस बार कम पीस थे, सूजन बोर्ड को ठीक से नहीं बना पाई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग इन पीस में मतलब या कहानी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस की वजह से होता है। जब ट्रक पहली बार सामने से गुजरा तो वे 28 अलग अलग पीस नहीं थे, बल्कि 5 झुंड थे जिनके मतलब बनते थे, इसलिए उन्हें फिर से बनाना आसान था। लेकिन दूसरी बार इन पीसेस को बोर्ड पर रैंडमली रखा गया था। इनमें ऐसी कोई कहानी नहीं थी जो सूजन को याद हो पाए। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से ही पॉसिबल है। एक्सपीरियंस ही हमें चीजों में मतलब ढूंढना सिखाती है। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली कहानी के बारे में। हाउ द विकेड वर्ल्ड वॉज मेड। जेम्स फ्लिन पॉलिटिकल स्टडीज के प्रोफेसर थे। 1981 में यानी कि 1981 में उन्होंने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लिए गए अमेरिकी सैनिकों का आईक्यू टेस्ट स्कोर पेपर देखा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के सैनिकों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सैनिकों से कहीं बेहतर परफॉर्म किया था। फ्लिन को ये बहुत ही दिलचस्प लगा और उन्होंने सोचा कि क्या आम जनता के आईक्यू में भी ऐसे ही बढ़ोतरी हुई थी। तो उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की और 14 देशों से डेटा कलेक्ट किया। इसमें बच्चों और बड़ों दोनों में आईक्यू में बढ़ोतरी देखी गई। इसे फ्लिन इफेक्ट कहा गया और अब ये 30 से ज्यादा देशों के लिए डॉक्यूमेंट किया गया है। इसके हिसाब से हर 10 साल में 3 पॉइंट बढ़ते जाते हैं। फ्लिन का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट होने की बजाय क्लासिफिकेशन और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का यूज करने की कोशिश करते हैं। इनमें इकोनॉमी, पावर, डेमोक्रेसी जैसे फैक्टर शामिल है जो कि पहले मौजूद नहीं थे। जब लोगों को बताया गया कि नोवाया ज़ेमलिया दूर नॉर्थ में बर्फ से ढका हुआ है और उन्होंने पूछा कि वहाँ भालुओं के रंग क्या होते होंगे, तो लोग इसका जवाब नहीं दे पाए। वे कहते रहे कि इसका जवाब तो वही दे सकता है जो वहाँ पर रहता है। लेकिन कलेक्टिव फॉर्म के 45 साल के चेयरमैन अब्दुल ने अपना लॉजिक लगाया। उन्होंने कॉन्फिडेंस से सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि वहाँ भालू सफेद होते हैं। मॉडर्न दुनिया से पहले के लोग उन चीजों के लिए तैयार होते थे जिसका उन्हें एक्सपीरियंस होता था, लेकिन उन चीजों के लिए नहीं जिसे उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन हमारे लिए ये बिल्कुल अलग है। हम उन जगहों के बारे में सवालों के जवाब दे सकते हैं जहां हम कभी नहीं गए हैं। हमारा लॉजिक इस बात पर डिपेंडेंट नहीं है कि हमने क्या किया है,
और क्या देखा है, बल्कि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पर भी डिपेंड करता है। और अब बात करते हैं तीसरी कहानी की, वॉट लेस ऑफ द सेम इज मोर। यानी कि 7th सेंचुरी में वेनिस शहर ने नई म्यूजिक रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति देखी। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ने एक बड़ा रेवोल्यूशन देखा और पियानो और वायलिन जैसे दूसरे इंस्ट्रूमेंट में भी बदलाव आए। लोग म्यूजिक सुनना चाहते थे और इस वजह से मशहूर हस्तियां सामने आई। उनमें से एक थी एना मारिया डेला पिएटा। उन्हें एक जर्मन बैरन ने यूरोप की प्रीमियर वायलिनिस्ट बताया था। उनके वायलिन पर 20 डुकाट खर्च किए गए थे। उन दिनों ये कीमत आपको एक एंगेजमेंट की अंगूठी खरीदवा सकती थी। 1716 में यानी कि 1716 में एना मारिया को सीनेट ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे वेनिस आर्मी के लिए म्यूजिक तैयार करने के लिए कहा। एना की माँ एक सेक्स वर्कर थी जिसने अपनी बेटी को पिएटा के दरवाजे पर छोड़ दिया था। कई बच्चों को उनकी माँ वहाँ पर छोड़ दिया करती थी। वहाँ बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, उन्हें मैथ्स भी पढ़ाई जाती थी। वहाँ के लड़के टीनेज में उस जगह को छोड़ देते थे और नेवी ज्वाइन करते थे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ धार्मिक मौकों के लिए लड़कियों को म्यूजिक भी सिखाया जाता था और इस वजह से चर्च में लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। सेक्स इंडस्ट्री से जुड़ी औरतों के अनाथ बच्चे इस ट्रेनिंग से इंटरनेशनल स्टार बन रहे थे। ये बच्चे गाना सीखने के साथ साथ वहाँ पर मौजूद हर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीखते थे। उन्हें म्यूजिक के हर स्टाइल में ट्रेनिंग दी जाती थी। आज की दुनिया में क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इंस्ट्रूमेंट चुनते हैं क्योंकि बच्चे अपने लिए खुद कुछ भी चुनने के लिए बहुत ही छोटे होते हैं और पेरेंट्स इस बात का इंतजार नहीं करते कि बच्चे खुद कोई इंस्ट्रूमेंट चुने क्योंकि तब तक तो उनका बच्चा पीछे छूट जाएगा। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह के बैकग्राउंड का कोई भी बच्चा इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन सकता है? ये लड़कियों की कम उम्र से ही कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग से मुमकिन हो पाया था, जिससे वे इन इंस्ट्रूमेंट में महारत हासिल कर पाई थी। और अब आगे जानते हैं अगले किस्से के बारे में, लर्निंग फास्ट एंड स्लो। मैथ्स की टीचर अपने स्टूडेंट्स को अलजेब्रा सिखा रही थी। सवाल था कि स्टेडियम में बर्गर $3 में बिकते हैं। एन बर्गर के लिए वेरिएबल एक्सप्रेशन पता कीजिए। स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि एक अनजान नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अल्फाबेट का क्या मतलब है। मार्कस कहता है $3। टीचर कहती है ये गलत है, ये 3N है, $3 नहीं। एक स्टूडेंट पूछता है कि इसमें N क्या है। टीचर जवाब देती है कि वो N को वेरिएबल की तरह यूज कर रही है। टीचर आगे का सवाल पूछती है लेकिन स्टूडेंट्स को लगता है कि टीचर जो तो नंबर बता रही है उन्हें मल्टीप्लाई करना है। वे समझ नहीं पाए थे कि N क्या है। टीचर सवाल को घुमाकर पूछती है और कहती है एक नंबर से 6 कम। एक स्टूडेंट जवाब देता है 6 - N। वे जवाब देने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। ये एशिया, अमेरिका और यूरोप के कई क्लासेस में से एक अमेरिकी क्लास था, लेकिन सभी जगहों के क्लासरूम अलग अलग थे। कुछ क्लासेस में स्टूडेंट खुद काम करके टाइम बिताते और दूसरी क्लासेस में टीचर्स स्टूडेंट्स की मदद करते। इनमें ज्यादातर लेक्चर ही दिए जाते थे, लेकिन कुछ बातें एक जैसी भी थी, जैसे कि टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 2 जरूरी तरीकों पर भरोसा करते थे। पहला है प्रोसीजर के यूज से और दूसरा कनेक्शन के यूज से। प्रोसीजर को यूज करने में स्टूडेंट्स को एक फॉर्मूला दिया जाता था जिसे वे वैसे ही दूसरे सवालों पर अप्लाई कर सकते थे। एग्जांपल के लिए पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स को जोड़ने के फॉर्मूला को वर्कशीट में दिए गए सभी पॉलीगन पर अप्लाई किया जा सकता था। इससे स्टूडेंट्स को फॉर्मूले से भी बड़े कॉन्सेप्ट से जुड़ने का मौका मिलता है। जैसा कि पहले दिए गए क्लासरूम के एग्जांपल में स्टूडेंट जिस प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे थे वे इन्हें ऐसे प्रॉब्लम में बदलने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें वे समझ सके। लेकिन जब हम बड़े कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ जाता है। अमेरिका में सभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में से 41% ने एल्गोरिदम को याद किया। अगर आप उनसे पूछे कि क्या A/5 बड़ा है या A/8, तो 53% स्टूडेंट्स ने ही सही जवाब दिया था। जब उनसे उनके जवाब को एक्सप्लेन करने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि जवाब एल्गोरिदम की ओर इशारा करता है। कुछ को याद आया कि उन्हें डिनोमिनेटर पर फोकस करना चाहिए, तो कुछ ने सोचा कि उन्हें कॉमन डिनोमिनेटर निकालना चाहिए और फिर न्यूमरेटर से कंपेयर करना चाहिए। लेकिन ये पक्का नहीं पता था कि क्यों। सिर्फ 15 लोग ही इसका जवाब दे पाए थे कि किसी भी चीज को 5 भागों में डिवाइड करने से उस चीज को 8 भागों में डिवाइड करने के मुकाबले ज्यादा बड़ा हिस्सा निकलेगा। और इसी के साथ चलते हैं अगली कहानी की ओर, थिंकिंग आउटसाइड एक्सपीरियंस। निकोलस कोपरनिकस ने कहा था कि सभी प्लैनेट सूरज के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन ये आइडिया इतना परंपरा के खिलाफ था कि इटालियन फिलोसोफर जियोर्डानो ब्रूनो को इसे पढ़ाने के लिए बाइकॉट किया गया था और बाद में जिंदा जला दिया गया था। 1596 में केपलर ने कोपरनिकस की बात को मान लिया था, लेकिन उन्होंने एक और सवाल पूछा। सवाल था कि सूरज से दूर के प्लैनेट ज्यादा धीरे से क्यों चलते हैं। आत्मा कहने की बजाय केपलर ने फोर्स और पावर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हर बार जब वो जवाब देने में अटक जाते तो एक नई बात लेकर आते थे। लाइट, हीट, ऑप्टिक, ऑर्डर, करंट, मैग्नेट, ये शब्द हैं जो उन्होंने छान मार लिए थे। आखिर में उन्होंने कहा कि आकाश में सभी सेलेस्टियल बॉडी एक दूसरे को खींचते हैं और बड़ी बॉडी में ज्यादा पावर होती है। इसने उन्हें ये पता करने के लिए इंस्पायर किया कि चांद ही धरती में समंदर के ज्वार यानी टाइड का कारण होते हैं। केपलर एनालॉजी के दीवाने थे। वे अलग अलग फील्ड में समान बातों को ढूंढने में माहिर थे। मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर है जिसे पेट के ट्यूमर वाले एक पेशेंट का इलाज करना है। कुछ किरणों या रेस से ट्यूमर को खत्म किया जा सकता है, लेकिन वे हेल्दी टिश्यू को भी खत्म कर सकते हैं। अगर आप कम तेज रेस को यूज करते हैं जो हेल्दी टिश्यू को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वे ट्यूमर को भी खत्म नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में आप क्या करेंगे?
एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जो कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने में हेल्प कर सकती है। एक जनरल को एक क्रूर तानाशाह से किले पर कब्जा करना था। किले की ओर जाने वाले रास्ते में बॉम्ब बिछा हुआ था, इसलिए सभी सैनिक एक साथ नहीं जा सकते थे। तो जनरल ने एक प्लान बनाया और आर्मी को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड किया। हर एक ग्रुप एक अलग रास्ते से आगे गया और मंजिल तक पहुंचकर फिर से एक साथ हो गए। इसके बाद आर्मी ने किले पर पहुंचकर उस पर कामयाबी से कब्जा कर लिया। तो इन दोनों कहानियों में क्या लिंक है? इस कहानी को अपने हालात से जोड़कर देखने से मुश्किलों का हल ढूंढना आसान होता है। ट्यूमर का सफाया करने के लिए डॉक्टर अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली कई तेज रेस को यूज करके ट्यूमर की जगह पर हमला बोल सकते हैं। यही एनालॉजी है जो लोगों को दो अलग अलग फील्ड के एक्सपीरियंस से प्रॉब्लम को सुलझाने में हेल्प करती है। एनालॉजी हमें अपनी एक्सपीरियंस को एक पूरी तरह से अलग तरह की प्रॉब्लम में अप्लाई करके इसे सुलझाने में हेल्प करती है। और इसी के साथ अब आगे बात करते हैं द ट्रबल विद टू मच ग्रिट, फ्लर्टिंग विद योर पॉसिबल स्लेव्स। यानी कि एक यंग लड़के ने एक बार अपनी बिल्ली का एक स्केच बनाया। स्केच उतना अच्छा नहीं बना था, इसलिए लड़के ने उसे फेंक दिया और दोबारा स्केच बनाने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने अपना बचपन खेलने और चीजों को देखने में बिताया। वो घंटों अकेला घूमता रहा, यहाँ तक कि तूफानी रात में भी भटकता रहा। बड़ी होकर उसने कई अलग अलग जॉब किए, जैसे कि एक आर्ट डीलर, टीचर, बुक सेलर वगैरह वगैरह। आखिर में उसने उस ओर का रुख किया जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने लोगों की जिंदगी को अपने ड्राइंग में डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। 33 साल की उम्र में उसने एक आर्ट स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन ये सिर्फ कुछ हफ्ते ही चला और धीरे धीरे वो पेंटिंग में बेहतर होता चला गया। वही शख्स जिसका कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था, उसकी पेंटिंग $100 मिलियन से ज्यादा में बिकी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वैन गॉग थे। उनकी पेंटिंग मॉडर्न आर्ट का सिंबल बन गई। अगर वैन गॉग की मौत 34 साल की उम्र में हो गई होती, 37 की उम्र में नहीं, तो वो आज जितने फेमस नहीं होते। वैन गॉग बड़े मेहनती थे, लेकिन अपने हर गोल या प्रोजेक्ट से टिके रहने में अच्छे नहीं थे। दूसरी तरफ वेस्ट पेंसिल्वेनिया के पहाड़ों में कहीं फ्रांसिस हेसेलबेन बड़ी हुई। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के जूनियर कॉलेज में एडमिशन मिला। फिर उनकी शादी हो गई और उनका एक बेटा हुआ। ये वो औरत थी जो आगे चलकर यूएसए की गर्ल स्काउट्स की सीईओ बनी। हार्वर्ड्स माइंड, ब्रेन एंड एजुकेशन प्रोग्राम के डायरेक्टर टॉड रोज ने कुछ हटके करियर का रास्ता अपनाने वालों की स्टडी की और कुछ कामयाब लोगों का इंटरव्यू लिया। इससे पता चला कि इनमें से हर एक ने किसी न किसी तरह के अलग रास्ते को अपनाया था। उन सभी ने सोचा था कि वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ज्यादातर लोग नहीं करते। असल में वे अलग रास्ता अपनाकर या अपना रास्ता बदलकर शर्मिंदा महसूस करते थे। उन सभी को बताया गया कि ओरिजिनल रास्ते से हटना रिस्क से भरा हुआ होता है। असल में वे गलत नहीं थे, क्योंकि उनके जैसे और भी बहुत से लोग थे। वे उन लोगों से नहीं डरते थे जो लंबे समय तक टिके रहते थे। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है और अपना फोकस कहाँ रखना है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले किस्से की तरफ, द आउटसाइडर एडवांटेज। 1970 यानी कि 1970 में एल्फ बिंघम और उनके क्लासमेट्स को एक खास किस्म के मॉलिक्यूल्स यानी अणु बनाने के तरीकों को ढूंढना था। इसके लिए सबसे बढ़िया रास्ता उस नॉलेज से मिल सकता था जो स्कूल की पढ़ाई का हिस्सा नहीं था। एक स्टूडेंट के ग्रुप को 4 स्टेप्स में एक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए कहा गया था। एल्फ के पास जो भी जरूरी जानकारियां थी वो टार्टर की क्रीम के अंदर घुली हुई थी। ये एक बेकिंग इंग्रेडिएंट था जिसे वो बचपन से पहचानते थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि इसका सोल्यूशन जरूर कुछ लीक से हटकर होने वाला था। अब सवाल ये था कि वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना सकते थे जो इस तरह की प्रॉब्लम को सुलझाए। तो 2001 में उन्होंने 21 प्रॉब्लम को इकट्ठा किया, जिन्हें एक वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया गया। इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने वाले साइंटिस्ट ने कहा कि ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी और इनका खुलासा नहीं किया जा सकता था। उनका सवाल ये था कि अगर वे इन प्रॉब्लम्स को नहीं सुलझा पाए तो जो एक्सपर्ट नहीं थे वो इन्हें कैसे सुलझा सकेंगे। बिंघम ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेरिमेंट को जारी रखने की रिक्वेस्ट की और वो मान गए। जैसे ही इंटरनेट पर लोगों ने अपने जवाब भेजे, साइंटिस्ट हैरान रह गए। जैसा कि बिंघम ने अंदाजा लगाया था, बाहर का नॉलेज काम आया। एक सोल्यूशन एक वकील ने भेजा था जिसका जवाब केमिकल पेटेंट के साथ काम करने के एक्सपीरियंस से आया था। तो बिंघम ने इसे आउटसाइड थिंकिंग का नाम दिया, यानी ट्रेनिंग के बाहर के एक्सपीरियंस से सोल्यूशन ढूंढना। ज्यादा नॉलेज हो तो किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए ज्यादा मौके मिलते हैं। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली कहानी के बारे में। लेटरल थिंकिंग एंड विदर टेक्नोलॉजी फूल्ड बाय एक्सपर्टीज। यानी कि सालों पहले जापान ने हनपोदा यानी फूलों वाले कार्ड को बैन कर दिया था, क्योंकि फूलों के बाहर अलग अलग सूट, जुए और वेस्टर्न कल्चर से जुड़े थे। 19वीं सेंचुरी में इस बैन को रद्द कर दिया गया था। 1889 में एक शख्स ने क्योटो में एक लकड़ी की दुकान खोली और खिड़की पर एक साइन लटकाया, निंटेंडो। 1950 यानी कि 1950 तक कंपनी में 100 वर्कर थे। फाउंडर के 22 साल के बेटे ने काम संभाल लिया था, लेकिन 1964 तक जापान के लोग बोलिंग की तरफ जाने लगे। कंपनी को बचाने के लिए प्रेसिडेंट ने कंपनी में इंस्टेंट राइस और मील्स की शुरुआत की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हो गई। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी के टॉप ग्रेजुएट्स को हायर करने का डिसीजन लिया, जिससे उन्हें कुछ नया इनोवेट करने में हेल्प मिल सके। 1965 में एक यंग इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रेजुएट गुनपे योकोई को काम पर रखा गया। योकोई ने चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। एक दिन उसने लकड़ी के टुकड़ों से एक हाथ बनाया, जिसके आखिर में कसने के लिए एक टूल बनाया गया था, जो हैंडल के खींचने पर बंद होता था। जब भी उसे आलस आता तो योकोई इस डिवाइस की मदद से दूर रखी चीजों को उठा लेता था।
एक दिन कंपनी के प्रेसिडेंट ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। योकोई ने सोचा कि उसे डांटने के लिए बुलाया गया है, लेकिन प्रेसिडेंट ने उस डिवाइस को गेम में बदलने के लिए कहा। इस अल्ट्रा हैंग गेम में रंगीन बॉल्स को जोड़ा गया, तो इस तरीके से निंटेंडो के पहले खिलौने की 1.2 मिलियन यूनिट की सेल्स हुई थी। कुछ सालों में योकोई एक बिजनेस कार्ड के साइज का एक वीडियो गेम का आइडिया लेकर आई। जब प्रोडक्ट लॉन्च किया गया तो पहले ही साल में इसकी 6 लाख कॉपीज बिक गई। योकोई एक ऐसे शख्स थे जिसके पास कोई स्पेशलिस्ट स्किल यानी खास हुनर तो नहीं था, उन्हें बस हर चीज का हल्का फुल्का नॉलेज था। वो लोगों को सलाह देते कि सिर्फ टेक्निक के साथ न खेले, बल्कि आइडियाज के साथ भी खेले। तो आइडियाज क्यों इंपॉर्टेंट है और उनके साथ कैसे खेला जाए, ये जानने के बाद अब अगली कहानी पर गौर फरमाते हैं। लर्निंग टू ड्रॉप योर फेमिलियर टूल्स, यानी कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट्स को कार्टर रेसिंग नाम का 3 पेज का बिजनेस केस स्टडी दिया गया। अब सवाल ये था कि रेसिंग टीम को सीजन के सबसे बड़े रेस में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। रेसिंग के फेवर में आर्ग्यूमेंट यानी तर्क ये दिया गया कि कार्टर रेसिंग ने 24 रेसों में से 12 में पैसा लगाया था। अगर वो जीत जाता है तो कंपनी को $2 मिलियन की स्कॉलरशिप मिलेगी। रेसिंग के खिलाफ तर्क ये दिया गया कि अगर इंजन फेल हो जाता है, जैसा कि पिछली 24 रेसों में से 7 रेसों में हुआ था, तो टीम स्पॉन्सरशिप खो देगी और बिजनेस से बाहर हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स को लगा कि रेस ना करना उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था। केस स्टडी में ये भी बताया गया कि इंजन मैकेनिक के पास रेस में पार्टिसिपेट करने का 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस था, लेकिन वो एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट था, जिसका सुझाव था कि टेम्परेचर एक प्रॉब्लम हो सकती है। जब टेम्परेचर का डेटा देखा गया तो गैसकेट की नाकामी और टेम्परेचर के बीच में कोई लिंक साबित नहीं हुआ। 7 गैसकेट में से 3 गैसकेट रेस के ठंडे दिनों में और 2 गैसकेट सबसे गर्म दिनों में फेल हुए थे। अब अगले दिन स्टूडेंट्स क्लास में आए और ये जाना कि केस स्टडी में भाग लेने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स ने रेस करने का फैसला लिया था। एक स्टूडेंट का कहना था कि जब भी रेस के दौरान इंजन ठीक से चले थे, यानी फेल नहीं हुए थे, तो उन दिनों के रेस का टेम्परेचर ग्राफ पर नहीं लिखा गया था। प्रोफेसर ने स्टूडेंट से कहा कि उन्होंने केस स्टडी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए उनसे कांटेक्ट करने के लिए कहा था, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया। जब प्रोफेसर ने आगे के ग्राफ दिखाए तो ये पता चला कि 65 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर वाले हर एक रेस में इंजन फेल हुए थे। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि डेटा नासा के चैलेंजर नाम के स्पेस शटल को लॉन्च करने के अफसोसनाक फैसले से लिया गया था। स्पेस शटल मिशन के 73 सेकंड में ही फट गया था और इसके सभी 7 मेंबर मारे गए थे। टीचर ने स्टूडेंट्स को आगे ये बताया कि किसी ने भी एक्स्ट्रा डेटा के बारे में उनसे नहीं पूछा था। हम सोचते हैं कि टीचर ने हमें वो सारी जानकारियां दे दी है जो हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन क्या हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डिसीजन लेने के लिए काफी है? क्या हमें दी गई जानकारी हमेशा हर तरह की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए काफी होती है? क्या हमें लीक से हटकर सोचना नहीं चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल। और इसी के साथ अगली कहानी की तरफ बढ़ने का टाइम हो गया है। डेलिबरेट अमच्योर्स। 1954 के सैटरडे को ओलिवर स्मिथ अपने टोरंटो लैब में थे। सैटरडे को वो उन चीजों और आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे जो उन्हें अपनी ओर खींचते थे। स्मिथ इंसुलिन की स्टडी करने वाली एक लैब में काम करते थे। उनका काम था इंसुलिन जैसा ही कुछ ढूंढना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए उन्हें एक गीले पेपर से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी थी। इसमें आमतौर पर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते, लेकिन इंसुलिन इससे चिपक जाते थे। एक लोकल बच्चों के हॉस्पिटल ने गीले पेपर के बजाय गीले अनाज को यूज करने की कोशिश की। इससे चिपककर रहने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन इसके लिए उन्हें अनाज को 50 स्लाइस में काटने और उनमें से हर एक को एनालाइज करने की जरूरत पड़ती। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता, लेकिन तब स्मिथ को 12 साल की उम्र का कोई वाकया याद आया। जब वे बच्चे थे तो वो देखते थे कि उनकी माँ कॉलर को कड़क बनाने के लिए उनके पिता के शर्ट में स्टार्च लगाती थी। वे हर एक शर्ट को गर्म स्टार्च में डुबोकर उन्हें आयन करती। उनकी हेल्प करने के लिए स्मिथ स्टार्च फेंकने जाते तो देखते कि स्टार्च जेली की तरह जमा हो जाता था। तो स्मिथ ने सोचा कि अनाज को पकाकर ठंडा करके जेल बनाने के लिए रख देंगे। जब उन्होंने पेपर के बजाय इसे यूज करने की कोशिश की तो इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स अलग हो गए। वे जब भी लोगों को सिखाते तो कहते थे कि उन्हें किसी की कॉपी नहीं बनना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपनी स्किल को नई प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करना चाहिए, या फिर एक प्रॉब्लम को लेना चाहिए और पूरी तरह से नई स्किल को यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी ने हमें सिखाया कि हम जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कैसे कामयाब होना है। म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, पेंटर्स और बहुत से लोगों की कहानियों से आपको ऐसी नई स्ट्रेटेजी और स्किल्स के बारे में बताया गया जो आपके पास होनी चाहिए। ये समरी अलग अलग तरह के नॉलेज की जरूरत पर फोकस करती है, जिन्हें आप अपने नजरिए को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समरी बताती है कि आपके रास्ते में आने वाली हर प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए पढ़ाई से मिले नॉलेज ही काफी नहीं होती, बल्कि जिंदगी में हुए एक्सपीरियंस भी आपको बहुत कुछ नया सिखाते हैं। तो यूं ही सीखते सिखाते हुए फाइनली ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है, लेकिन हमारी सीखने की जर्नी एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। वैसे ये समरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आगे के समरी के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं गूगल प्ले में रिव्यूज देकर। इसके अलावा गीगल के लिए कोई आइडिया हो, सजेशन हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं giggleSummaries@gmail.com पर। रूबी आपसे मिलेगी नई समरी में, नई बातों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए एग्जैक्टली आपको अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ध्यान रखना है। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर समरी में दी गई हर बात को गांठ बांधकर फॉलो कीजिए, एक्शन लीजिए। जय हिंद।
कंग्रेचुलेशंस इस बुक समरी को कंप्लीट करने